हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व की। ये एओडी का आपका एक सब टॉपिक है। अब कोई भी अगर दो कर्व रैंडमली दे रखा है, कोई भी दो कर्व रैंडम दे दिया मान लो, और बोला गया बच्चा कि इस दोनों कर्व के बीच में एंगल फाइंड करो, तो अपन कैसे अप्रोच करते हैं, अपना कंसेप्ट क्या होता है, अपन ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो वीडियो के एंड तक बने रहो एंड चीजों को अच्छे से सीखो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चा, सबसे पहले इसका डेफिनेशन है कि दो कर्व के बीच के एंगल को डिफाइन किए कैसे किया जा सकता है। एंड एक छोटा सा चीज समझना, ये जो डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, ये आपको कॉपी में नोट करना है। एंड अच्छी बात क्या है इस टॉपिक का बच्चा, कि जिस बच्चे को ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया, बस वो यही फॉर्मूला भी है। अगर मैं बोलूं डेफिनेशन फॉर्मूला सब इसी में छुपा हुआ है, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझना है। इसमें देखो, लिखो डेफिनेशन, पहले नोट कर लो। इंटरसेक्शन। तो बच्चा इस डेफिनेशन को समझते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। बच्चा पहले बच्चा इस डेफिनेशन को समझते हैं। आप इस डेफिनेशन को अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखो, कोई भी दो कर्व है रैंडमली, और उस दोनों कर्व के बीच में एंगल दे रखा है। तो सबसे पहले जो एंगल डिफाइन होता है वो ऐसे होता है कि आप उस कर्व पे टेंजेंट डालोगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और उस टेंजेंट के बीच का एंगल निकालोगे। ठीक है, अब इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, आप उस चीज को समझिए कि मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या है। कि मान लीजिए एक कर्व ये हो गया। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं y1 वन इज इक्वल टू एफ एक्स। मैंने ये एक कर्व लिया, और एक दूसरा कर्व बच्चा ये हो गया। इस कर्व का नाम दे देते हैं y2 टू इज इक्वल टू जी एक्स। और दोनों कर्व का मान लीजिए ये एक पॉइंट है P, दैट इज देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कैसे आएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो आप उस दोनों कर्व को सॉल्व करोगे तो वहां से उस कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, उस पॉइंट का नाम दिया मैंने P। अब इस P पॉइंट पे आप ये जो पहला वाला कर्व है, इसके लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया पहले वाले कर्व पे। इसी P पॉइंट पे आप दूसरे वाले कर्व के लिए भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे। ठीक है, दोनों कर्व के लिए अपना टेंजेंट हो गया। अब ये जो पहला वाला टेंजेंट है ये एक लाइन हो गया अपना, ये जो दूसरा वाला टेंजेंट है ये भी एक लाइन है। इस दोनों लाइन के बीच का आप एंगल निकालोगे। ये जो थीटा एंगल आ रहा है, दैट इज एंगल बिटवीन टू कर्व। डेफिनेशन यही है, इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट टू द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे दोनों कर्व पे टेंजेंट डालेंगे, और उस टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा दैट इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन टू कर्व। और एक और चीज, दो कर्व के बीच में जो एंगल डिफाइन होता है बच्चा, वो हमेशा अक्यूट एंगल ही डिफाइन होता है, ऑब्ट्यूस नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि अक्यूट एंगल ही डिफाइन होगा। क्लियर है चीजें? तो ये आपका एंगल बिटवीन टू कर्व का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करते हैं इस बात को भी समझेंगे आप। तो पहले तो आपको ये जो पहला वाला टेंजेंट है इसका स्लोप चाहिए। अब कोई कर्व आपको पता है, और मान लीजिए इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी सॉल्व करके आ गया अपने पास x1 y1। तो स्लोप कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसका स्लोप मैंने नाम दे दिया m1, और इसके स्लोप को नाम दे दिया मैंने m2। कैसे आएगा अब? तो देखिए, जब ये आप m1 निकालोगे ना, तो आप ये जो टेंजेंट है पहले वाले कर्व पे है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो दिस इज dy1 अपॉन में dx। कहां पे निकालेंगे इस डेरिवेटिव की वैल्यू? एट पॉइंट P। तो ये आपका m1 की वैल्यू आएगा। और दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, और उसमें P पॉइंट को पुट करेंगे। तो dy1 अपॉन में dx, मतलब पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे और उसमें P पॉइंट पुट कर दोगे तो m1 आ जाएगा। दूसरे वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे और उसमें P पॉइंट पुट करोगे, तो इस P पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा, दिस इज m2। क्लियर? अब आपको एंगल चाहिए, दो लाइन के बीच का एंगल। आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा कि दो लाइन है, इनके स्लोप पता है, तो इनके बीच में जो एंगल डिफाइन होता है दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका
उनके बीच का एंगल डिफाइन हो गया। ये आपका दोनों चीज डिफाइन हो गया इसमें, ठीक है। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए बच्चा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको भी समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा चीजें क्लियर होगा इसमें। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, कभी भी दो कर्व दिया है आपको, आप उस दोनों कर्व को सॉल्व करोगे। मान लो कि उनका 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। मान लीजिए कि कभी 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, एक पी पॉइंट आ गया, एक क्यू पॉइंट आ गया और एक आर पॉइंट आ गया। तो आप इस पी पॉइंट को का अगर कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपका आया x1 y1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया x2 y2, और R का कोऑर्डिनेट अगर आया x3 y3, तीनों का कोऑर्डिनेट पहले आप फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे? दोनों कर्व को सॉल्व करके। कर लिया ये सारी चीजें। अब आप क्या करोगे, इस P पॉइंट के लिए पहले दोनों कर्व पे टेंजेंट डालोगे। मान लीजिए उनका स्लोप आया m1 और m2। फिर Q पॉइंट पे से ही सेम यही काम करोगे, वहां भी दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, और R पॉइंट पे भी यही करोगे। मान लीजिए ये स्लोप आ गया दोनों टेंजेंट पे। पहले वाले कर्व पे अपन ने टेंजेंट डाला, उसका स्लोप m3 आया। दूसरे वाले कर्व पे टेंजेंट डाला, उसका स्लोप m4 आया। यहां भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। आप m2 माइनस m1 रखो या फिर m1 माइनस m2 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। फिर आप r पॉइंट के लिए जब आप काम करोगे, यहां भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहां पे tan बीटा आ जाएगा m4 माइनस m3 अपॉन में 1 प्लस m3 इंटू m4। और फिर यहां भी यही काम करेंगे। मैंने ये जो 3 पॉइंट लेके बताया आपको, ये इसलिए बताया है कि कभी अगर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाए, तो जो मैंने आपको P के लिए सिखाया है वही आप Q के लिए करोगे। कभी 5 आ जाए तो पांचों पे आप इंडिविजुअली यही काम करोगे और सब पे आप एंगल निकालोगे। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल सेम आ जाए, वो अलग चीज है, बट आप फाइंड सब पे अपने अपने तरीके से जो यहाँ पे बताया है उसी तरीके से हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल फाइंड करोगे। क्लियर है बच्चा? अब ये जो इतनी चीजें मैंने समझाया है, उसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। अब बड़ा ये स्टैंडर्ड सा एग्जांपल ले रहा हूं, आपको समझ में भी आएगा सिंपल तरीके से, ठीक है। और जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं वो आपको पहले खुद से ट्राई करना है। मैं दो कर्व ले रहा हूं बच्चा, एक तो ले रहा हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड सेकेंड ले रहा हूं y इज इक्वल टू cos x, और इनके बीच में अपने को एंगल निकालना है। क्वेश्चन यही है, फाइंड एंगल बिटवीन sin x एंड cos x। सबसे पहले क्या करोगे, दोनों कर्व को सॉल्व करोगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्व बोथ कर्व। सॉल्व कैसे करते हैं बच्चा? तो sin x इज इक्वल टू cos x, दैट इज tan x इज इक्वल टू 1। क्लियर? और ये दोनों कर्व जो है साइन एक्स और कॉस एक्स, दोनों 2 पाई की लेंथ के साथ पीरियोडिक होता है। तो अपन सारा 0 से 2 पाई में बात कर रहे हैं। 2 पाई से 4 पाई में वही चीजें रिपीट होगी। तो 0 से 2 पाई में अगर बात करोगे तो tan x इज इक्वल टू 1 दो जगह पे होता है। एक तो x की वैल्यू देगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट इज 45 डिग्री पाई बाय 4, और एक थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चा आएगा, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। तो अब की बार दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। अब ये जो कर्व है, ये पहला कर्व और ये दूसरा कर्व। तो पहले कर्व को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx क्या आया आपका, cos x। और ये कौन से पॉइंट पे टेंजेंट निकाला है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे। तो m1 की वैल्यू क्या आ गई, cos पाई बाय 4, दैट इज 1 बाय रूट 2। ये जो दूसरा वाला कर्व है जरा उसको भी डिफरेंशिएट करें यहाँ पर। तो dy बाय dx, cos x का डेरिवेटिव बच्चा माइनस साइन एक्स, पाई बाय 4 पे बात कर रहे हैं बच्चा, तो यहाँ पे m2 की वैल्यू आ जाएगी -1 बाय रूट 2। जो एंगल बिटवीन टेंजेंट का भी आपको फॉर्मूला बताया मैंने, एंगल बिटवीन दो लाइन जो निकालते हैं स्ट्रेट लाइन में, वही सेम फॉर्मूला आप यूज करोगे, मॉड के साथ यूज करोगे, बिकॉज एक्यूट एंगल ही डिफाइन होता है। तो मॉड में m2 माइनस m1 जैसे भी आप लिखना चाहो, या फिर m1 माइनस m2, तो सारी चीजें पुट करोगे अपॉन में m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2, तो ये आपका आ जाएगा -1 बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस इज 2 रूट 2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई,
tan इनवर्स ऑफ 2√2। ये आपका पाई बाय 4 पॉइंट पे 45 डिग्री, जो पाई बाय 4 जो पॉइंट होगा वहां पे sin x और cos x के बीच का एंगल है। क्या 5 पाई बाय 4 पे ही फाइंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तरीका यही होगा मगर अलग से अपन इसमें फाइंड करेंगे। तो ये अपना आपकी बार पॉइंट है। जब आप पहले वाले कर्व को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x का डेरिवेटिव बच्चा अगेन क्या आएगा? cos x ही आएगा। अब की बार x के बदले क्या पुट करेंगे? 5 पाई बाय 4, तो दिस इज -1/√2, पहले वाला लिख दिया। अब की बार cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज माइनस में sin x m2। क्या पॉइंट पुट करेंगे x के बदले? 5 पाई बाय 4, क्योंकि 5 पाई बाय 4 पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो नो m2 इज 1/√2। अगेन पुट कीजिएगा, सेम चीज आएगा सब कुछ। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√2 प्लस में 1/√2 अपॉन में 1 माइनस 1/2। सारी चीजें सॉल्व करोगे, दिस इज अगेन 2√2। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2√2। दोनों जगह पे किस्मत से अब की बार एंगल सेम आ गया। ठीक है, तो sin x और cos x के बीच का एंगल क्या होगा? tan इनवर्स 2√2। अगर दोनों जगह अलग अलग आता तो दो एंगल डिफाइन होता दोनों कर्व के बीच में। आया बात समझ में? तो ये अभी तक जो मैंने आपको थ्योरी बताया, सारी चीजें समझाया, उस पे एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलो बच्चा एक स्पेशल केस होता है एंगल बिटवीन टू कर्व का। ठीक है, उस स्पेशल केस को मैं डिस्कस कर रहा हूं कि अगर दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उसको क्या नाम देते हैं, मैं वो सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। मैं उसको पहले लिख ही देता हूं स्टेटमेंट, वापस से मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। तो आप उस डेफिनेशन को जरूर कॉपी में नोट करोगे। एंड कुछ नया नहीं है, बस आपको डेफिनेशन समझना है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ऑर्थोगोनल कर्व, क्लियर है चीजें? ठीक है, अगर दो कर्व के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, कहां कहां पे? हर एक जगह पे। अगर 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो तीनों जगह पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोलेंगे। मान लीजिए कि दो जगह पे 90 डिग्री हो गया, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री हो गया और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 45 डिग्री हो गया, तो क्या उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोलेंगे एट देयर 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मगर क्या ओवरऑल उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बच्चा, उसको ओवरऑल उसको ऑर्थोगोनल कर्व नहीं बोलेंगे। एकदम दिमाग में सेट कर लो, कहीं भी किसी भी बुक में किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़ो, बट जो अभी मैंने लाइन बोला है वही सही है। ठीक है, जेई वही चीज यूज कर रहा है। ठीक है, अब जो यहां मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसको मैथमेटिकली आप कैसे समझोगे, उस चीज को समझिए। ठीक है, देखो मैथमेटिकली इसी को कैसे लिखते हैं। इफ द कर्व, अच्छा एक चीज तो आपको पता होगा ना, अगर दो लाइन है, मान लीजिए इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, और दो लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो दैट इज m1 m2 इज इक्वल टू -1। क्लियर है बच्चा? अब देखो इसी स्टेटमेंट को जो मैंने इंग्लिश में लिखा है उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं उसको देखो। इफ द कर्व, इफ द कर्व आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल देन, ठीक है, पहला वाला कर्व अगर है तो उसका डेरिवेटिव इनटू दूसरा वाला कर्व जो भी है उसका भी डेरिवेटिव, दोनों के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए एवरीवेयर, एवरीवेयर वेर एवर दे इंटरसेक्ट, वेर एवर दे इंटरसेक्ट, जितना भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा हर एक जगह। अच्छा, dy1 अपॉन में dx क्या रिप्रेजेंट करता है? पहले वाले कर्व का जो डेरिवेटिव होगा, मतलब ये m1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? m2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो m1 इंटू m2 -1, इसका मतलब उस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। एवरीवेयर, हर एक जगह जहां जहां वो इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है? अब इसको और अच्छे से मैं समझाता हूं आपको। देखो मान लीजिए कि दो कर्व है,
कौन सा दो कर्व है उसको समझते हैं। ये एक कर्व है और ये एक कर्व है। पहले वाले कर्व को लिख देते हैं बच्चा अपन, y1 इज इक्वल टू एफ एक्स, और दूसरे वाले कर्व को नाम दिया है मैंने y2 इज इक्वल टू जी एक्स। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P हुआ और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन Q हुआ। दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल डिफाइन होगा। ठीक है, एंगल कैसे डिफाइन होगा? तो आप पहले वाले कर्व पे टेंजेंट डालोगे, दूसरे वाले कर्व पे भी टेंजेंट डालोगे, उस दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल। यहां भी आप सेम यही काम करोगे, पहले वाले कर्व पे टेंजेंट डालोगे और दूसरे वाले कर्व पे टेंजेंट डालोगे, उनके बीच का एंगल। क्लियर है चीजें? ये एंगल बिटवीन टू कर्व डिफाइन होगा। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएगा। अगर दोनों 90 डिग्री नहीं हुआ तो ये ऑर्थोगोनल नहीं होगा। इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं कि dy1 अपॉन में इफ dy1 अपॉन में dx, कौन से पॉइंट पे? P पॉइंट पे, पहले वाले का डेरिवेटिव इनटू dy2 अपॉन में dx P पॉइंट पे इज इक्वल टू -1 हुआ, बट dy1 अपॉन में dx Q पॉइंट पे इनटू dy2 अपॉन में dx Q पॉइंट पे इज नॉट इक्वल टू -1। अगर ऐसा हुआ then the two curve then the two curve are orthogonal at P पॉइंट पे तो ऑर्थोगोनल होगा क्योंकि यहां पे स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, बट नॉट एट Q पॉइंट पे ऑर्थोगोनल नहीं होगा क्योंकि यहां पे उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं है। क्लियर है सारी चीजें? समझना। हेंस क्या वो ऑर्थोगोनल कर्व होगा? नहीं। हेंस दे आर नॉट ऑर्थोगोनल, दे आर नॉट ऑर्थोगोनल कर्व। क्लियर है चीजें बच्चा? तो ऑर्थोगोनल कर्व भी आपको समझ में आना चाहिए कि जितना भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तब जाके ऑर्थोगोनल कर्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं बार बार इस पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं, जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा हर एक पॉइंट पे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इस वीडियो में मुझे जितनी चीजें समझानी थी मैंने हर एक चीजें आपको समझा दिया, ऑर्थोगोनल कर्व भी समझा दिया, एक एग्जाम्पल भी ले लिया है मैंने ताकि आप एंगल बिटवीन टू कर्व को समझ सको, और सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया जितना भी मुझे इस वीडियो में समझाना था। बच्चों इस तरह की वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का इंस्टाग्राम पेज का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो वहाँ पे भी हमसे कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम की खासियत क्या है? वहाँ पे डेली क्विज वगैरह हम लोग अपलोड करते हैं। कुछ स्पेशल मटेरियल वगैरह बच्चों को देते हैं, जो अब टाइम टू टाइम अगर आप वहाँ पे मैसेज करोगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ पे डेली क्विज वगैरह अपलोड होगा, क्वेश्चंस सेट अपलोड होते रहते हैं, तो आप वहाँ पे भी हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। इफ यू फील इट यूजफुल देन प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड hit the bell icon for instant notification. Thank you very much.